स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि अभी जून मंथ में आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उसी के एग्ज़ाम का जो 18 जून को फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ सीबीटी 1 का, तो मैं आपको इस वीडियो में उसका एनालिसिस करवाऊँगा और आशा करूँगा कि आपको राइट आंसर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँ। अगर मेरे द्वारा प्रोवाइड करे गए कोई भी प्रश्नों में अगर आंसर गलत हो जाता है तो उसे आप कमेंट में उसका राइट आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि मुझे भी मालूम हो जाए कि हाँ मैंने इस प्रश्न में गलती की थी और उसे सुधार करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका बेसिकली 3 पोर्शन में होता है। आपका रीजनिंग रहता है, मैथ रहता है और जीएस रहता है। ठीक है, तो जो मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन है इसके तुलना में जीए जनरल अवेयरनेस की तुलना में कंपेरेटिवली आपका मॉडरेट आ रहा है, जबकि जीए मतलब जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये बच्चों को कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी करंट अफेयर के भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है और वो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ रहा है जो काफ़ी मतलब डीप जा कर के पढ़ाई करने पर भी आपको मालूम हो सकता है। और करंट अफेयर के अलावा जितने भी क्वेश्चन और जो पूछ रहा है स्टैटिक्स का या फिर इतिहास भूगोल का, वो भी अच्छे खासे लेवल का पूछ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि प्रिंट प्रीव्यू का फंक्शन क्या होता है। मतलब पूछा था, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो प्रिंट प्रीव्यू हम लोग करते हैं उसका क्या फंक्शन होता है, उसका पर्पस क्या होता है। तो ऑप्शन जो आपका है प्रिंट प्रीव्यू का कि प्रिंट करने से पहले उस पेज को सेटअप करना, मतलब जो हम पेज करने वाले हैं प्रिंट उसका हम सेटअप कर लेते हैं कि लेफ़्ट से और राइट से उसका मार्जिन क्या होगा, टॉप से बॉटम से उसका मार्जिन क्या होगा। इस तरीके से जितने भी सेटअप करने होते हैं उसका सबका फंक्शन आपका प्रिंट प्रीव्यू में होता है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रिंट करने से पहले उसे पेज का सेटअप करना। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि तीव्रता का एसआई यूनिट क्या है। दोस्तों जो साउंड इंटेंसिटी होता है उसका आपका क्या कहते हैं, पूछा था कि उसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। जो आपका ध्वनि तीव्रता होती है उसका जो राइट आंसर है वो एसआई यूनिट वो है वाट पर मीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो रिपोर्टिंग 2025 के लिए किसको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, तो द वॉल स्ट्रीट आपका राइट आंसर हो जाएगा। द वॉल स्ट्रीट को आपका पुलित्जर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो पूछा था कि वो भी करंट अफेयर से ही रिलेटेड है। एक तरीके से पूछा था कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन है। तो 11 मतलब अभी नए अध्यक्ष बने हैं, 11th अध्यक्ष बने हैं इसरो के। तो वो पूछा था कि 11th अध्यक्ष जो हैं आपके इसरो के कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वी नारायण। इससे पहले डॉक्टर सोमनाथ जो थे उनको जनवरी में ये सक्सीड करके वी नारायण साहब ये आपके इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो है वो मैथ से रिलेटेड है कि पूछा था कि एक ट्रायंगल है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, यदि इन त्रिभुजों के एरिया का रेशियो दिया हुआ था, मतलब एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR दिया हुआ था 25/9। तो पूछा था इनके भुजाओं मतलब AB और PQ की भुजाओं का रेशियो, मतलब पूछा था रेशियो क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो एरिया का स्क्वायर होता है वो क्या होता है कि भुजा का जो स्क्वायर है मतलब AB/PQ का अगर स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का क्या हो जाएगा, हमारा रेशियो मिल जाएगा। तो अगर हमें भुजा का अगर स्क्वायर करना है, भुजा का रेशियो लेना है तो हमको एरिया का क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट। तो एरिया का अंडर रूट मतलब 25/49 का अंडर रूट जब लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5:7। मतलब ये हो जाएगा हमारा भुजा का क्या कहते हैं रेशियो। ठीक है, इस त्रिभुज की भुजा का रेशियो ये हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में धन पदाधिकारी को क्या कहते थे, मतलब जो धन का देख रेख करता था उस अधिकारी को क्या कहते थे। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है अच पटल अधिकृत, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके गुप्त काल में धन पदाधिकारी को कहते थे। ठीक है, ये गुप्त काल से पिछले अगर आरआरबी जेई में भी बात करूं तो भी उसमें भी एक प्रश्न पूछा गया था। वो प्रश्न पूछा था कि गुप्त काल में जो विदेशी नीति और मतलब विदेशी नीति के बारे में पूछा था और शांति के बारे में पूछा था कि वो कौन से अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होते हैं या उसके लिए मुख्य रूप से कार्यरत होते हैं। तो वो उसमें पूछा था आरआरबी जेई में। तो इसमें जो है अभी ये पूछा है, ठीक है, कि धन पदाधिकारी कौन होता है। अगला प्रश्न आपका मैथ से है। मैथ से पूछा है कि एक वस्तु का MP उसके CP से 50% ज़्यादा है तो कितना प्रतिशत छूट दिया जाए कि 14% प्रॉफिट हो। तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं, मान लीजिए CP होता है और एक होता है MP, मतलब CP को बढ़ा करके MP क्या कहते हैं मतलब उसमें प्रिंट किया जाता है। तो मान लीजिए 100 आपका CP है और 50% बढ़ाया गया तो उसका MP कितना हो गया 150। ठीक है,
और इस तरीके से बेचा गया कि उसका 14% प्रॉफिट हो रहा है। अगर 100 का सामान खरीदे हैं उसमें 14 प्रॉफिट हो रहा है तो आपका कितने पे बेचेगा सामान, 114 पे, ठीक है। तो 114 पे आपका सामान बेचा तब जाकर आपको 14 प्रॉफिट होगा। अब देखिए MP है 150, बेच रहे हैं 114 में, ठीक है। तो आपने कितना क्या कहते हैं उसको डिस्काउंट दिया, आपने 36 रुपये का इसका डिस्काउंट दिया। तो 36 रुपये का डिस्काउंट दिया और कितने पे डिस्काउंट दिया, 150 पे। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। CP पे डिस्काउंट नहीं दिया जाता। CP पे आपका प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। डिस्काउंट जो हमेशा होता है आपका MP पे। तो इसको जब परसेंटेज में निकालेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो 3 से जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो 12 दूना 24, 24% आपने क्या दिया उसको, आपने उसको 24% का छोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो था आपका मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री से ये पूछा था कि आपका कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक किसने कहा। मतलब जो कांग्रेस संस्था है उसको बहुत सारे लोगों ने लेकर उसको अलग अलग टर्म से उसको कहा कि ये कांग्रेस है, ये है। तो उसी को कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के जो टैग दिया वो किसने दिया। तो इसका राइट आंसर है आपका डफरिन। तो डफरिन जो था वो आपका कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक का टैग दिया, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न फुल फॉर्म से पूछा था कि क्या ASCII, ये II है, ASCII स्टैंड्स फॉर, मतलब इसका फुल फॉर्म, एक तरीके से इसका फुल फॉर्म पूछा था क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हमारा अगला जो प्रश्न है वो भी आपका एक तरीके से करंट अफेयर का ही पोर्शन है। इससे समझ लीजिए दोस्तों कि करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से पूछा जा रहा है अरबी NTPC के एग्ज़ाम में। तो आपको करंट अफेयर्स के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे NTPC का GK का पोर्शन। जो कि आप जानते हैं कि मैथ और रीजनिंग का तो आप टैकल कर जाएंगे अगर ठीक ठाक पढ़ाई किए हैं। आपको परेशानी होगी ज़्यादा से ज़्यादा जनरल अवेयरनेस में, तो आपको उसको टैकल करने के लिए आपको अच्छी सी GS की स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था पाली उम्मीगर पुरस्कार महिला वर्ग में किसे दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है स्मृति मंधाना। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे भारतीय इंडियन वोमेन क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं, पूर्व कप्तान भी थी स्मृति मंधाना। तो इनको महिला वर्ग में आपका पाली उम्रीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगर यही मेल के बारे में पूछा जाए तो मेल कैटेगरी में आपको जसप्रीत बुमराह साहब को क्या कहते हैं, ये पुरस्कार मेल कैटेगरी में दिया गया। ये भी आपके पूर्व टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं जसप्रीत बुमराह। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो रिलेटेड है आपका कंप्यूटर से। पूछा था व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एन, यहाँ पर इन पावर पॉइंट, ठीक है। तो आपका जो कंट्रोल एन का वो पूछा था फंक्शन क्या होता है। तो आपका जो कंट्रोल एन का फंक्शन होता है वो होता है न्यू पेज या नया दस्तावेज खोलने के लिए। जो भी आप फंक्शन में, जो भी ऐप में आप काम कर रहे हैं, अगर कंट्रोल एन अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका एक न्यू पेज आपका ओपन हो जाएगा या नया दस्तावेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कंट्रोल एन का फंक्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है मैथ से रिलेटेड। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 6.555, या इसको बोल सकते हैं 6.5 बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा 59.9। आपका ये जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 6.5 बार का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 59.9, ठीक है। जब इसको आप भाग करेंगे ना तो ये आपका लगभग इतना आता चला जाएगा 56.55, ठीक है। आपका अगला प्रश्न पूछा था राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पूछा था। तो मतलब ये पूछ रहा है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपका प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से आपको वो परामर्श ले सकते हैं या डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 143, आर्टिकल नंबर 143, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 143 द प्रेसिडेंट कैन टेक द एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। आपका अगला जो प्रश्न था वो आपका जनरल साइंस क्वेश्चन था, वो भी जनरल साइंस के बायो वाले पोर्शन में, कि जो यूरिन परिसंचरण होता है, यूरिन प्योरिफिकेशन होता है, उसमें कौन सा भाग मुख्य रूप से मतलब उत्तरदायी होता है। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा ये होगा संग्रहण नलिका। जो संग्रहण नलिका होती हैं उसी के द्वारा आपका यूरिन का प्योरिफिकेशन होता है। ये आपका वृक्क में, मतलब किडनी में पाया जाता है। किडनी में जो यूनिट होता है नेफ्रॉन में ही आपकी बहुत सी कंड्यूक डक्ट्स होती हैं, संग्रहण नालिकाएं, उसी के माध्यम से आपका यूरिन प्योरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संग्रहण नालिका, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न पूछा था ग्राम पंचायत की बैठक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों
73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आपका ग्राम पंचायत जोड़ा गया हमारे संविधान में। तो पूछा था कि इस ग्राम पंचायत की बैठक कितनी होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है 2 बैठक, मतलब 2 बैठक आपका एक ईयर में कम से कम होना चाहिए। तो मिनिमम कितना बैठक होना चाहिए, 1 ईयर में आपका 2 बैठक मिनिमम आपका होना चाहिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 बैठक आपका एक ईयर में। हमारा अगला प्रश्न जो है वो मैथ से रिलेटेड है। पूछा था कि बड़े गोले और छोटे गोले के व्यास का अंतर जो है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और उसका सरफेस एरिया का अभी डिफरेंस दिया हुआ था कि 528 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया का डिफरेंस है। तो आपका बड़े गोले का व्यास पूछना मतलब निकालना था कि बड़े गोले का व्यास कितना है। आप अगर इसको हल करेंगे तो बड़े गोले और छोटे गोले दोनों का व्यास आराम से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसको हल करते हैं कैसे। मान लीजिए कि बड़े गोले का व्यास जो है डी, उसको मान लिया हमने, और छोटे गोले का व्यास स्मॉल डी। अब क्या बोला है कि छोटे गोले का जो व्यास है उसका अंतर 2 है। मतलब अगर छोटे गोले का व्यास अगर हमने x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, x+2। मतलब बड़ा गोला है भाई, अंतर तभी आएगा जब ये बड़ा होगा। तो बड़े गोले से छोटे गोले के व्यास का अंतर 2 है, तो इसको हमने x+2 मान लिया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है 4 पाई r²। ठीक है, r की जगह अगर हम d रखेंगे तो 4 पाई d/4 का होल स्क्वायर। तो ठीक है, d/4 d5 ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा पाई d² इन द टर्म ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो ये इसी के हिसाब से आपका आंसर निकलेगा। तो पाई d² माइनस पाई स्मॉल d² को जब हम हल करेंगे, इसका वैल्यू कितना दिया है 528। ठीक है, पाई का हमने क्या कहते हैं कॉमन ले लिया। पाई जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x+2 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7 बराबर x का जब स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका हो जाएगा इनटू में ये हो जाएगा x² + 4x + 4 माइनस x² बराबर 528। इसको जब हम काटेंगे 11 दूना 22, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, ये कट जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो आ जाएगा 24। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। तो x + 1/7 = 24। तो ये आपका हो जाएगा 4 छंग 24, तो 6 सते 42। तो यह बराबर आ जाएगा कितना, 42 - 1 बराबर आ जाएगा आपका 41। तो ये 41 जो है आपका x आया, x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू क्या है d, मतलब d जो है मतलब छोटे गोले का व्यास आया है आपका 41। बड़े गोले से का कितना हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे आपका 43 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न पूछा था जियोग्राफी से रिलेटेड कि थार मरुस्थल का सबसे ज़्यादा स्प्रेडिंग या फैलाव किस राज्य में, किस भारतीय स्टेट में है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या है, राजस्थान। राजस्थान में आपका सबसे ज़्यादा थार मरुस्थल का स्प्रेडिंग है, सबसे ज़्यादा एरिया यही कवर करता है थार मरुस्थल आपका राजस्थान में। ठीक है, आपका है मौलवी मोहम्मद हसन का संबंध किस विद्रोह से है। तो मौलवी मोहम्मद हसन का जो संबंध है वो है बरेली विद्रोह से। ठीक है, बरेली विद्रोह से आपका इनका संबंध है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो भी आपका एक तरीके से जियोग्राफी का ही क्वेश्चन है। पूछा था कि पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट में कौन सा दर्रा है। तो जो आपका वेस्टर्न घाट में जो दर्रा है वो है पाल घाट दर्रा। ठीक है, आपका पाल घाट दर्रा जो है वेस्टर्न घाट में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाल घाट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पूछा था कि जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज पूछा था कि आपका इस ईयर में, पर्टिकुलर ईयर में जीडीपी परसेंटेज ग्रोथ कितना है। तो आपका एक क्वेश्चन ये जीडीपी ग्रोथ से पूछा था। तो दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं मुझे इतने ही प्रश्न मिल पाए हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि मैंने आपको राइट आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश की। अगर आपको किसी भी प्रश्न में अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने गलत आंसर प्रोवाइड किया है तो आप उसका राइट आंसर कमेंट में प्रोवाइड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल में अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मैं आपको राइट आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश किया। और आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपना खूब ध्यान रखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।